हेलो एवरीवन। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आए हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के नीट एंड जेईई में पूछे जाते हैं, एंड ये सारा जो हमारा क्वेश्चन है ये रेजोनेंस के ऊपर आप लोगों का डिपेंडेंट है। तो अगर जिन बच्चों ने अभी तक रेजोनेंस नहीं पढ़ा है ठीक से, एक बार लेक्चर नंबर 1 जो हमारा है रेजोनेंस का जीओसी का पार्ट 1, उसको आप देख सकते हैं। एंड वहाँ पे मैंने डिटेल में रेजोनेंस के बारे में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 1 को गौर से देखिए बच्चों। क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको अंडरस्टैंड करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। आपको दिया है फॉर्मिक एसिड विच इज़ HC+O OH, जिसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर इस C+O के साथ कॉन्जुगेशन में है। एंड एक दिया है फॉर्मेट आयन विच इज़ O- आयन। अब आपको कहा है कंपेयर द लेंथ ऑफ, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन। जो कार्बन ऑक्सीजन है यहाँ पे और यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन है उनके बीच में आपको कंपैरिजन करना है। तो गौर से देखिए बच्चों, ये जो हमारा फॉर्मिक एसिड है उसमें अगर इस लोन पेयर को हम रेजोनेंस में लगा देंगे तो हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, O- डबल बॉन्ड O+H। एंड अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को कॉन्जुगेशन में यूज़ कर लेंगे तो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। अब गौर से देखिए एक बात को, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर इक्वल है, दोनों की स्ट्रक्चर बराबर है। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो बेसिकली ये दोनों क्या है बच्चों, दो इक्वल RS है, दो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई कैन से। ये सारी बातें हम लोगों ने रेजोनेंस में पढ़ी हैं, तो मैं फिर से सजेस्ट करूंगी जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी तक रेजोनेंस, आप लोग उस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब ये जो हमारे बच्चों दो इक्वल RS है, इन दोनों को मिला के हम फाइनली एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। और कैसे रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है देखिए, जो सिग्मा बॉन्ड है उसको तो एज इट इज़ लिख देंगे। अब पाई बॉन्ड आपका बच्चों देखिए कहाँ पे है, पहले स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे होगा, तो हम डॉटेड लाइन यहाँ लगा देते हैं। और सेकेंड स्ट्रक्चर की वजह से इन दोनों के बीच में होगा, तो डॉटेड लाइन यहाँ बना दिया। अब यहाँ पे देखो, सिंस ये दोनों इक्वल RS है बच्चों, तो इक्वल RS की वजह से क्या होगा, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दो दो ऑक्सीजन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब ये -1 चार्ज -½ यहाँ -½ यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इक्वल स्ट्रक्चर है तो चार्ज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जितना चार्ज यहाँ जाएगा उतना ही चार्ज यहाँ जाएगा, इसलिए -1 को इक्वली डिवाइड कर दोगे तो कितना होगा, यहाँ भी -½ यहाँ भी -½ तो गौर से देखो बच्चों, अगर मैं ऊपर वाले कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को A से इंडिकेट करूं और इसको B से इंडिकेट करूं, A और B का जो लेंथ होगा वो बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे आ जाइए, ये दोनों स्ट्रक्चर आपका इक्वल नहीं है बच्चों, क्योंकि ऊपर वाला न्यूट्रल है और सेकेंड वाला चार्ज है। न्यूट्रल और चार्ज के बीच में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, न्यूट्रल वाला। तो इसलिए दोनों की स्टेबिलिटी बराबर तो है नहीं। अगर दोनों की स्टेबिलिटी बराबर नहीं है तो ये दोनों हमारे लिए क्या हो गए, नॉन इक्वल RS हो गए। और नॉन इक्वल RS के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होगा बेटा वो आपका बराबर नहीं होगा। अगर मैं इसको A कहती हूँ, इसको B कहती हूँ, तो A लेंथ और B लेंथ का जो आपका बॉन्ड लेंथ होगा वो सिमिलर नहीं हो सकता है। सिमिलर कब होता है, जब आपके दोनों बॉन्ड क्या होंगे, इक्वल RS की वजह से बने होंगे। मतलब ये जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है, उस रेजोनेंस हाइब्रिड में बॉन्ड लेंथ हमारे बराबर तभी होंगे बच्चों जब ये दोनों, ये जो स्ट्रक्चर हमारा होगा ये इक्वल RS की वजह से जनरेट हुआ होगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, A और B का लेंथ हमारा बराबर नहीं है, बट यहाँ पे A एंड B का लेंथ हमारा क्या है, बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड के अंदर कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो अनइक्वल है, और फॉर्मेट आयन के अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ है वो बराबर है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमें कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने के लिए पूछा गया है। तो गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में किस तरह का कैरेक्टर है, ट्रिपल बॉन्ड का। मतलब यहाँ पे मैं कह सकती हूँ ट्रिपल बॉन्ड का कैरेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है।
दिस इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर और प्योर डबल बॉन्ड है। यहाँ पे प्योर ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये इस डबल बॉन्ड के साथ बना रहा है कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में आने की वजह से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा। 100% डबल बॉन्ड का कैरेक्टर नहीं होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब इस लोन पेयर के रेजोनेंस में आने की वजह से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कुछ डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाएंगे। बट अगर मैं इसको थर्ड वाले के साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड है बच्चों, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, मतलब 100% डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में किस तरह का बॉन्ड है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर हुआ। अब यहाँ देखिए बच्चों, हमें तो बॉन्ड लेंथ के बारे में पता लगाना है। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड होते हैं उसका लेंथ उतना ही छोटा होता है, क्योंकि मोर बॉन्ड इम्प्लाइज मोर बॉन्ड ऑर्डर, एंड बॉन्ड लेंथ के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। तो जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा बच्चों, ए का। फिर होगा कहाँ पे, यहाँ पे प्योर नहीं है, यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पार्शियल है। तो पार्शियल वाले का कार्बन नाइट्रोजन वाले का बॉन्ड ज़्यादा होगा, तो यहाँ का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। फिर सी का एंड देन डी का, जिसमें ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इस तरह से हम बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो सीक्वेंस हमने निकाला बच्चों ये बॉन्ड लेंथ का है। अगर आपको क्वेश्चन में बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पूछ लिया होता तो जस्ट उल्टा कर देते, मतलब ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बॉन्ड एनर्जी की बात कर ली जाती तो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी। तो हम यहाँ पे क्या करते, जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस है वही हमारा बॉन्ड एनर्जी का सीक्वेंस हो जाता। तो इस तरह से किसी भी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में प्योर सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है बच्चों 2 पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, रेजोनेंस है। यहाँ पे देखिए, दिस लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड ओनली, तो सिर्फ रेजोनेंस यहाँ तक जा रहा है। यहाँ पे ये आपका क्या है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 100% डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है। और यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है बच्चों ये बार बार रिंग के अंदर जाएगा, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है, तीनों के साथ ये रेजोनेंस में जाना पसंद करेगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कहाँ पे होगा बच्चों, 5th वाले मॉलिक्यूल में, क्योंकि वहाँ पे प्योर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे होगा, सबसे कम होगा 2nd वाले में, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है। बाकी जगह पे सिंगल बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, लेकिन लोन पेयर के कॉन्जुगेशन में जाने की वजह से उनके बीच में क्या होगा, कुछ कैरेक्टर डबल बॉन्ड के आने शुरू हो जाएंगे, मतलब जिनको हम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहते हैं। जहाँ पे जितने ज़्यादा लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा, जहाँ पे जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, वहाँ पे आपका डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी उतना ज़्यादा होगा। जैसे बच्चों अगर मैं इस एनिलीन की बात करूँ तो एनिलीन के अंदर जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर को जब हम रेजोनेंस में डालेंगे तो हमें बहुत सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। ये इस तरह से, ये पहला कैनोनिकल स्ट्रक्चर, फिर आपके पास दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, फिर आपके पास तीसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। इस तरह से टोटल मिला के 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैनोनिकल और यहाँ पे 3 कैनोनिकल। तो मोर विल बी द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द मॉलिक्यूल। वहाँ पे डबल बॉन्ड के कैरेक्टर भी कार्बन नाइट्रोजन के बीच में उतना ही ज़्यादा डेवलप होता है। तो ज़्यादा डेवलप यहाँ पे हो रहा है डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। बट फिर भी अगर मैं इसको सेकेंड मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर करूँ बच्चों तो यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड के कैरेक्टर हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसका बॉन्ड लेंथ इसके बॉन्ड लेंथ से बड़ा है।
क्योंकि यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड से थोड़ा सा कम है कैरेक्टर, प्योर डबल बॉन्ड नहीं है। इसका लेंथ जो होगा वो भले ही सिंगल बॉन्ड से क्या होगा, छोटा होगा, बट डबल बॉन्ड से बड़ा होगा। मतलब इसका लेंथ एक्चुअली में डबल बॉन्ड से क्या है, बड़ा है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सबसे ज़्यादा लेंथ होगा ई का बच्चों। फिर यहाँ पे देखिए किसका होगा, जहाँ पे कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वहाँ पे कम डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। तो ई के बाद होगा सी, सी के बाद होगा यहाँ पे डी, डी के बाद होगा ए, और ए के बाद यहाँ पे होगा बी, क्योंकि बी के अंदर बच्चों प्योर डबल बॉन्ड की कैरेक्टर यहाँ पे मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार नीट में आ चुके हैं, एज वेल एज जेईई में पूछे गए हैं। आइडेंटिफाई विच रिएक्शन इज फीजिबल। हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें पता लगाना है कि कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। गौर से देखिए बेटा, सामने दिया है AlCl3। AlCl3 कैसा स्पीशीज होता है, लुईस एसिड, बिकॉज इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल। अब वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर Cl क्या करेगा, अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा, और जैसे ही डोनेट करेगा Cl के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कार्बन और Cl के बीच का सारा इलेक्ट्रॉन Cl अपनी तरफ लेना चाहेगा, और उसकी वजह से यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्पीशीज मिलना चाहिए। अब ये जो स्पीशीज़ है बच्चों, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में जब एरोमेटिसिटी का आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड किया था, वहाँ पे मैंने कहा था आप लोगों को कि साइक्लोप्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन जो होता है, ये जो साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन है, ये एक तरह का एरोमेटिक स्पीशीज़ है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और एरोमेटिक स्पीशीज़ तो एक स्टेबल स्पीशीज़ होता है, तो कोई भी रिएक्शन हमेशा किसको बनाने की कोशिश करेगा, एक स्टेबल मॉलिक्यूल को बनाने की कोशिश करेगा, जो कि यहाँ पे बन रहा है। तो इसलिए ये रिएक्शन हमारा क्या है, फिजिबल है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ है, और यहाँ पे AlCl3 जब Cl को ले जाएगा यहाँ पे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AlCl4 माइनस में। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में रहेंगे, इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ देखिए Ag के ऊपर है प्लस, तो ये ब्रोमीन को किस फॉर्म में बाहर निकालेगा बच्चों, Br माइनस के फॉर्म में, और यहाँ से AgBr को प्रेसिपिटेट करने की कोशिश करेगा। बट अगर Br यहाँ से Br माइनस के फॉर्म में बाहर जाने की कोशिश करेगा तो आपको स्पीशीज़ कुछ ऐसा मिलेगा। अगर Br को बाहर निकाल दोगे तो इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस। अब सिंस ये स्पीशीज़ आपका बच्चों क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। तो एंटी एरोमेटिक होने की वजह से ये तो आपका एक अनस्टेबल स्पीशीज़ बना है, और कभी भी कोई ऐसा रिएक्शन आप नहीं करवाओगे जहाँ पे एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल बने, इसलिए ये रिएक्शन आपका फिजिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, फिर से Ag प्लस क्या करेगा, Br नेगेटिव को बाहर खींचेगा और AgBr को प्रेसिपिटेट करने की कोशिश करेगा, और ऐसा करने से ये वाला ग्रुप जब लीव करेगा तो यहाँ पे आपको एक इस तरह का कार्बोकेटाइन मिलेगा। और याद कीजिए ये एरोमेटिक कार्बोकेटाइन मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपिलियम कार्बोकेटाइन। ये सेम कार्बोकेटाइन की बात मैंने आप लोगों को कही थी एरोमेटिक वाले लेक्चर के अंदर। अब ये जो हमारा ट्रोपिलियम कार्बोकेटाइन है बच्चों, ये भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसा स्पीशीज़ होता है, एरोमेटिक। तो ये भी एक एरोमेटिक स्पीशीज़ है। तो एरोमेटिक स्पीशीज़ क्या होगा, बनना चाहेगा, तो इसका मतलब ये रिएक्शन आपका फिजिबल है। अब यहाँ देखिए, ये सामने दिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3 नेगेटिव Mg प्लस Br, यहाँ भी CH3 नेगेटिव Mg प्लस Br, ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों बेस की तरह भी बिहेव करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। बेस की तरह ये तब बिहेव करेगा जब सामने वाले के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अब गौर से देखिए, ये हाइड्रोजन, और यूजुअली आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जब हम किसी को बेस कहते हैं तो बेस का काम होता है H+ को बाहर करना, मतलब प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, प्रोटॉन को बाहर निकाल देना। तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बच्चों इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से ये H+ को निकालने की कोशिश करेगा। अगर ये CH3 नेगेटिव हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में बाहर करेगा बच्चों, तो आपको स्पीशीज़ कैसा मिलना चाहिए,
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन तो H+ के फॉर्म में जा रहा है, तो सारा इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास ही रह जाएगा। अब गौर से देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक्चुअली में डबल बॉन्ड के साथ बना रहा है कॉन्जुगेशन। जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ जब से रेजोनेंस पढ़ा रही हूँ, नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, अगर कॉन्जुगेशन का पार्ट होता है तो उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इस मॉलिक्यूल के अंदर? इस मॉलिक्यूल के अंदर है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारा क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक स्पीशीज आपका कभी भी कोई रिएक्शन नहीं बनाने की कोशिश करता है, तो दिस रिएक्शन इज़ नॉट फीजिबल। एंड लास्ट अगर बात करें बच्चों, अगर सपोज ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो कि एक बेस की तरह यहाँ फंक्शन कर रहा है, अगर इसने इस हाइड्रोजन पे अटैक कर दिया और इसको H+ के फॉर्म में बाहर कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज आपका बिल्ड हो जाएगा। एंड अगेन दिस नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन, दैट मीन्स इट विल बी ट्रीटेड एज अ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ओवरऑल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इस मॉलिक्यूल के अंदर? 1 2 3, तो 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। या फिर आप इस तरह से काउंट कर सकते हो, यहाँ 2 यहाँ 2 और यहाँ 2, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये भी स्पीशीज आपका क्या है? एरोमेटिक है। तो ऊपर वाले केस में एंटी एरोमेटिक बन रहा था इसलिए रिएक्शन फीजिबल नहीं है, बट यहाँ पे आपका एरोमेटिक स्पीशीज बन रहा है तो इसलिए ये रिएक्शन आपका फीजिबल होगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला बच्चों हमने कि अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे आपके एरोमेटिक स्पीशीज बन रहे हैं तो हम कहेंगे कि रिएक्शन आपका फीजिबल है, और अगर आपके रिएक्शन के अंदर एरोमेटिक स्पीशीज नहीं बन रहा है तो हम कहेंगे कि ये हमारा रिएक्शन फीजिबल नहीं है। लास्ट टाइप का क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, प्रेडिक्ट द डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट के अंदर डायरेक्शन बच्चों क्या होता है? सबसे पहले बेसिक पे आते हैं। जैसे लेटेस्ट से HCl है, अब HCl के अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। उस डिफरेंस की वजह से क्या होगा? Cl विल एक्वायर डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन विल एक्वायर डेल्टा पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम कहाँ पे लगाते हैं? पोलर मॉलिक्यूल में लगाते हैं जहाँ पे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस आपका प्रेजेंट होता है। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम एरो से इंडिकेट करते हैं, और हेड हमेशा नेगेटिव पोल की तरफ होता है और टेल हमेशा पॉजिटिव पोल की तरफ होता है। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये जो बॉन्ड है, 2 रिंग के बीच में जो डबल बॉन्ड है, अगर बच्चों में लेटेस्ट से इसको इस डायरेक्शन में तोड़ दी, तो इस डायरेक्शन में तोड़ने के बाद एक चीज़ नोटिस कीजिए क्या होगा। यहाँ पे आएगा प्लस, और सेकंड वाला जो रिंग होगा उस पे आ जाएगा माइनस। अब गौर से एक चीज़ देखिए कि ये जो हमारा सिस्टम है ये साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन है, एग्जैक्टली ऐसा जो ऊपर बना के दिखाया था मैंने आप लोगों को। और ये स्पीशीज़ कैसा है बच्चों? एरोमेटिक। और सेकंड वाला जो रिंग है ये किस तरह का रिंग है? देखिए एग्जैक्टली ऐसा जो ऊपर दिखाया था मैंने। और ये भी स्पीशीज़ क्या है? एरोमेटिक। तो बेसिकली यहाँ पे अगर बॉन्ड को मैं इस डायरेक्शन में तोड़ रही हूँ तो दोनों रिंग आपका एरोमेटिक हो रहा है, मतलब बॉन्ड इसी डायरेक्शन में टूटेगा। अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में तोड़ के दिखाऊं तो देखो क्या होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। प्लस आते ही ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा और माइनस आते ही ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये रोटेशन मतलब इस तरह के हम बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते हैं, बॉन्ड को इसी डायरेक्शन में तोड़ा जाएगा। अब गौर से देखिए बेटा, ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पे होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव पोल। तो ये हमारा डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का, मतलब 3 मेंबर से 5 मेंबर की तरफ आपका वेक्टर का डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए बच्चों। अगर ये बॉन्ड को मैं इस डायरेक्शन में तोड़ दूँ, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, अगर इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देंगे उठा के, तो रिंग के ऊपर किस तरह का चार्ज आ जाएगा बच्चों? प्लस चार्ज। और यहाँ पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे आ गया माइनस चार्ज। अब गौर से देखिए, ये जो रिंग है हमारा एग्जैक्टली ऊपर जैसे है, मतलब ये एक एरोमेटिक रिंग में जा चुका है, तो ये तो बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा ही। ये रिंग आपका क्या होगा? ये बॉन्ड को तोड़ के एरोमेटिक में कन्वर्ट होना ही चाहेगा। तो अब यहाँ पे अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में आप डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लगा दीजिए। यहाँ पे आ जाइए बच्चों, अगर ये बॉन्ड मैं इस डायरेक्शन में तोड़ूंगी तो देखिए इस डायरेक्शन में तोड़ने से क्या होगा,
ये जो पहला वाला रिंग है 5 मेंबर, उसमें क्या आएगा बेटा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा 7 मेंबर रिंग है, तो इसको हम ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा क्या है बच्चों, 7 मेंबर रिंग है। यहाँ पे जैसे बॉन्ड को हमने तोड़ा, यहाँ पे आ गया प्लस। अब गौर से देखिए, ये जो हमारा रिंग है ये एग्जैक्टली ऊपर वाला रिंग है, 5 मेंबर में नेगेटिव चार्ज, तो ये एक एरोमेटिक स्पीशीज़ है। और ये रिंग जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी ट्रोपिलियम कार्बोकेटाइन के बारे में, ये भी आपका एरोमेटिक स्पीशीज़ है। तो मतलब बॉन्ड हमें इस ऐसे तोड़ना है, ऐसे डायरेक्शन में तोड़ना है ताकि हमें स्पीशीज़ कैसा मिले, एरोमेटिक मिले। तो अगर आपके एरोमेटिक स्पीशीज़ बच्चों मिल रहा है, तो आप देखो इस रिंग पे नेगेटिव चार्ज है, इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पे होगा, 7 मेंबर से 5 मेंबर की तरफ, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव पोल की तरफ। अब इस लास्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पे गौर से देखो, अगर ये बॉन्ड मैं इस डायरेक्शन में तोड़ती हूँ, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में तोड़ के आप लोगों को देखना है, तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट वाला जो रिंग होगा वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पाई बॉन्ड और नाइट्रोजन पे है लोन पेयर। और ये वाला जो रिंग होगा उसमें यहाँ आएगा माइनस चार्ज। अब हमें ये देखना है कि क्या ये रिंग आपका एरोमेटिक है, अगर है तभी ये पाई बॉन्ड टूटा होगा। अगर आपके एरोमेटिक नहीं बनेंगे तो ये पाई बॉन्ड आप नहीं तोड़ सकते हो। अगर ऐसा भी केस आ गया जिसमें एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है, तभी भी ये पाई बॉन्ड आपको नहीं तोड़ना है। मतलब कोई भी ऐसा रिंग आपका एंटी एरोमेटिक होना ही नहीं चाहिए। दोनों रिंग अगर एरोमेटिक हो रहे हैं तभी आपको बॉन्ड को तोड़ना है। अब गौर से देखो, लेफ्ट वाला जो रिंग है बच्चों, उसमें एक तो ये साइक्लिक है, सारे एटम sp2 हैं, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट है। तो जब लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट होता है, जो कि मैं बार बार बोलते आ रही हूँ पूरे लेक्चर के अंदर। और कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे, 1 2 और एक यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ का 2, यहाँ का 2 और यहाँ पे एक पेयर, मतलब यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये एरोमेटिक हो गया। और यहाँ पे आ जाइए, बोरॉन के पास है वैकेंट ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखो ये सभी जगह पे कॉन्जुगेशन में है, एंड ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, दिस नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन। सो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, अगर कॉन्जुगेशन का पार्ट होता है तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 1 नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 यहाँ 2, तो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों ही रिंग आपका बच्चों क्या है, एरोमेटिक है। और इस एरोमेटिक रिंग के अंदर जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं, प्लस चार्ज यहाँ है, माइनस चार्ज यहाँ है। तो वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पे होगा, इस नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग से लेके बोरॉन कंटेनिंग रिंग तक। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को रेजोनेंस में पूछा जाता है। रेजोनेंस की काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस है, प्लस यहाँ पे आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी के एप्लीकेशंस पे करवाई। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है, और उसके लिए आप लोगों का कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंसेप्ट आप लोगों को बच्चों नहीं क्लियर है तो ये क्वेश्चंस करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी। इसलिए अभी तक जितने भी लेक्चर मैंने GOC के प्रोवाइड किए हैं, आप उनको एक बार अच्छे से देखिए। वहाँ पे मैंने बेसिक से बेसिक तरीके से सारे टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किए हैं, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट हो, चाहे रेजोनेंस हो, हमने प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू उसको अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, पहले उन लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, तभी बच्चों आगे के लेक्चर्स आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएंगे। तो बच्चों जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, एंड उसके लिए जिन बच्चों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ और भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एज वेल एज उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, उसके ऊपर फोकस कर सकें। सो थैंक यू एवरीवन।